हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि क्यों आखिर मोबाइल फोन्स के लिए जो चिप्स बनाई जाती हैं हम उसका इस्तेमाल डायरेक्ट अपने कंप्यूटर्स में क्यों नहीं कर लेते। मतलब आजकल जो मोबाइल की चिप्स आ रही हैं वो भी कितनी ज्यादा पावरफुल है और एप्पल भी तो यही कर रहा है। जो अपनी A14 चिप लेकर आया है वो उसी चिप के ऊपर अपना लैपटॉप भी लेकर आने वाला है। तो फिर स्नैपड्रैगन विंडो के साथ ऐसा क्यों नहीं कर रही और ये इंटेल और AMD अपने हाइब्रिड CPU पर क्या काम कर रहे हैं। आखिर ये हाइब्रिड CPU है क्या। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वेल, अगर आपने हमारी प्रोसेसर वाली वीडियो नहीं देखी है जहां पर मैंने प्रोसेसर्स के बारे में डिटेल में बात करी है तो आपको ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यार वीडियो में बोल तो देता हूं लेकिन अपलोड करते टाइम याद नहीं रहता डालने का। इस बार पक्का डालूंगा। तो आप पहले वो वाली वीडियो देखो, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखोगे तो आपको और भी अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइब्रिड सीपीयूज की। आखिर हाइब्रिड सीपीयूज हैं क्या। तो देखो, अभी मोबाइल में जो सीपीयूज यूज होते हैं, जो आर्म बेस्ड सीपीयूज हैं, जो क्वालकॉम बनाती है, जो एप्पल बनाती है चिप्स, वो सारी की सारी आर्म जो कंपनी है उसके आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। तो ऐसी मल्टी कोर सीपीयूज में क्या होता है, आपकी मान लो 2 कोर्स ऐसी बनाई जाती हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, उसकी क्लॉक स्पीड बहुत ज्यादा होती है और बाकी जो बची हुई कोर्स हैं उसमें जो पावर है वो कम होती है, मतलब वो कम ताकतवर होती है। इसी वजह से उन्हें पावर रिक्वायरमेंट भी कम होती है। और यही वजह है कि जो हमारे मोबाइल फोन्स है वो इतनी कम बैटरी लिमिटेशन में भी इतने ज्यादा, मतलब 12 घंटा 15 घंटा तक चल जाते हैं। आपके लैपटॉप्स इतने ज्यादा नहीं चलते होंगे जबकि उसमें बड़ी बैटरी है, लेकिन वहीं आपका जो मोबाइल फोन है उसमें बहुत छोटी बैटरी है लेकिन फिर भी वो पूरे दिन तक चल जाते हैं। लेकिन जो हमारे इंटेल और AMD के जो डेस्कटॉप बेस्ड CPU हैं, इसमें क्या है, इसमें जितने भी कोर्स रहते हैं, मान लो 8 कोर का अगर CPU है तो उसमें 8 की 8 कोर को बिल्कुल बराबर पावर दी जाती है। तो इसकी वजह से उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है और वो इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाते। लेकिन ये जो हाइब्रिड सीपीयूज है ये कुछ ना कुछ इसी तरीके से काम करेगा जैसे कि हमारा आर्म आर्किटेक्चर है। मतलब कि इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग कोर्स बनाई जाएंगी, हाई पावर कोर्स और लो पावर कोर्स, जैसा कि बिल्कुल सेम आपके मोबाइल में है। तो अब इससे होगा क्या, मान लो आप अपने लैपटॉप में वेब ब्राउजिंग कर रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हो या फिर बस ईमेल वगैरह का रिप्लाई कर रहे हो या फिर ट्विटर वगैरह ही स्क्रॉल कर रहे हो। तो इसमें क्या है, आपके जित पावर रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम है, लेकिन CPU अपने जो बेस क्लॉक है उस पर तो चलेगा ही चलेगा, उससे ऊपर भले ना जाए लेकिन उस पर तो चलेगा ही। तो इसी वजह से इतनी क्लॉक स्पीड पर चलने की वजह से उसको ज्यादा पावर की भी रिक्वायरमेंट होगी जबकि इसको जरूरत है नहीं इतने पावर की। तो इसी वजह से ये जो हाइब्रिड सीपीयूज हैं इसमें जो लो पावर वाले कोर्स हैं वो इन छोटे छोटे कामों को हैंडल कर लेंगे। और अगर आपको कोई बड़ा काम करना है, जैसे गेम खेलना है, वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, तो उस टाइम पर आपके जो बड़े जो हैवी कोर्स हैं वो आपके यहाँ पर काम में लिए जाएंगे। अब आप सोचोगे कि यार आइडिया तो अच्छा है, तो मोबाइल में जो आर्म बेस्ड चिप्स यूज होती हैं उसी को अगर हम डेस्कटॉप में डाल लें तो ऑब्वियसली हमें वही चीज मिल जाएगी। इंटेल को या फिर AMD को बनाने की क्या जरूरत है। और वो भी छोड़ो, जो कंपनीज हैं, एसर हो गई, आपकी डेल हो गई, ये लोग इंटेल के पास ही क्यों जाते हैं, AMD के पास ही क्यों जाते हैं। भाई अब स्नैपड्रैगन इतना अच्छा प्रोसेसर बना रहा है तो उससे ये लोग प्रोसेसर लेके अपने लैपटॉप में क्यों नहीं डाल लेते। भाई मतलब उनकी कितनी ज्यादा बैटरी लाइफ हो जाएगी ये तो सोचो आप। तो ये इतना भी सिंपल नहीं है। अब देखो, आपके जो ये कोर्स है ना, अलग कोर्स, हाई पावर और लो पावर वाला कोर्स, तो इसको जो टास्क दिया जाता है वो टास्क दिया जाता है शेड्यूलर के थ्रू। शेड्यूलर आपके OS में ही, फॉर एग्जांपल विंडो हो गया, आपका एंड्रॉइड हो गया, मैक OS हो गया, आपका एप्पल iOS हो गया, इन सब में इसी चीज में एनकोडेड होता है। तो अब ये जो शेड्यूलर है ये आपका एंड्रॉइड और iOS वगैरह में तो बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया जा चुका है, लेकिन विंडो में अभी ये ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है। तो सबसे पहला काम जो यहाँ पर होगा वो तो आपका जो शेड्यूलर है उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ताकि जो शेड्यूलर है वो अलग अलग कोर्स को उसके ताकत के हिसाब से अच्छे से, बिल्कुल प्रिसाइजली उन दोनों को अपना अपना काम अच्छे से प्रोवाइड करवा सके। जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, तो वीडियो एडिटिंग में भी कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो बहुत सारे अलग अलग लेयर्स पे काम कर रहा होता है। तो अब अगर शेड्यूलर ये जो वीडियो एडिटिंग का पूरा प्रोसेस है वो सारा का सारा जो हाई पावर वाली कोर है उनको दे दे तो भी CPU का फुल यूज तो हो नहीं रहा, मतलब केवल एक पार्टी तो यूज हो रहा है CPU का, लेकिन हमें तो मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, हमें तो मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। तो इसीलिए शेड्यूलर को इस हिसाब से डिजाइन करना है कि जो वीडियो एडिटिंग का मेन काम है वो सारा का सारा हाई कोर्स वाली पावर संभाले और बाकी जो छोटे मोटे काम है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही जो बैकएंड में चल रहे हैं वो सारा आपका जो लो कोर्स है, लो पावर वाली कोर्स है, वो संभाल लें। तो इस तरीके से पहला काम तो ये शेड्यूलर का हो जाएगा। दूसरा काम, आपका जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके एक कोर को सपोर्ट करेंगी, मतलब जिस हिसाब से वो कोड लिखा गया है वो कोड एक तरह के कोर्स को तो सपोर्ट करेंगी लेकिन दूसरे तरह के कोर्स को सपोर्ट नहीं करेंगी। तो इसीलिए आपका जो हार्डवेयर है, जो CPU है,
उसमें जो अलग अलग कोर्स बने हैं, जैसे इंटेल और AMD जब इसे बनाएंगे तो उन दोनों को अपना जो CPU है इससे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिमूव करना पड़ेगा। फिर से आपको बताता हूँ कि जो इंटेल और AMD अपना जो CPU बना रहे हैं उसमें जो अलग अलग कोर्स लगाई गई हैं उनके जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके कुछ सॉफ्टवेयर्स लो पावर वाले को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे और कुछ सॉफ्टवेयर्स आपके जो हाई पावर वाली कोर्स हैं उनको अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाएगी। तो अब क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो लिखा तो एक ही बार जाना है, तो अब जब एनवीडिया और AMD अपने जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा कम कर देंगे अपने CPUs में से, तो डेवलपर का काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उनको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा कोडिंग करनी पड़ेगी अलग अलग कोर्स के हिसाब से। लेकिन एट द एंड जब वो प्रोग्राम विंडो के लिए निकल कर बाहर आएगा तब वो सॉफ्टवेयर चाहे आप 28 कोर वाले CPU में चला लो या फिर ये जो हाइब्रिड CPUs हैं इनमें चला लो, ये इन दोनों में और इनके बीच जो 8 कोर 10 कोर जितने भी तरह की कोर्स अलग अलग CPUs हैं वो सॉफ्टवेयर इन सारे CPUs के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज हो चुका होगा। तो फिर से आपका वही सवाल हो सकता है, भाई तो जवाब नहीं दे रहा कि लोग मोबाइल वाली चीज को क्यों नहीं लगा रहे, इंटेल मतलब इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, AMD मेहनत क्यों कर रहा है, ये लोग क्यों अपने हाइब्रिड CPUs बना रहे हैं और क्यों दूसरी कंपनीज ये मोबाइल CPUs की तरफ नहीं जा रही। एप्पल तो जा चुका है तो बाकी क्यों नहीं जा रही? तो देखो एप्पल के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसका जो CPU है वो खुद बनाएगा। दूसरा, उस CPU के लिए जो कोडिंग करी जाएगी, जो उसका पूरा मैक OS है, जो उस CPUs के ऊपर जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर चलेगा वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर भी खुद एप्पल ही लिखेगा। तो इसी वजह से एप्पल अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको इसी CPU की तरफ, जो ARM के नए CPUs आने वाले हैं उसके लिए पूरी तरह से ऑप्टिमाइज कर सकता है। उसको पता है कि कौन से कोड्स लिखने पर किस तरह से CPU मेरा रिएक्ट करेगा और मैं किस तरह से उसकी मैक्सिमम पावर निकाल सकता हूँ। तो आप बोलोगे कि भाई विंडो फिर ऐसा क्यों नहीं कर रहा, वो भी तो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ ऐसा कर सकता है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे जितने भी विंडोज के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे के सारे लिखे गए हैं x86 आर्किटेक्चर पर, जो कि इंटेल और AMD काफी पहले से यूज करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर x86 से आप कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि x86 मतलब 32 बिट सॉफ्टवेयर और x64 मतलब 64 बिट सॉफ्टवेयर। तो ऐसा नहीं है, x86 जो है वो है आपका मेन आर्किटेक्चर। अब इसके ऊपर दो अलग अलग तरह के CPUs का यूज करा जाता है, 32 बिट के और 64 बिट के। अगर 32 बिट का CPU है तो उसमें 32 बिट के सॉफ्टवेयर चलेंगे, अगर 64 बिट का CPU है तो उसमें 32 और 64 दोनों बिट के सॉफ्टवेयर चलेंगे। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, नीचे कॉमेंट कर देना अगर जानना है तो ये जो आर्किटेक्चर है इसके ऊपर ही इन दोनों तरह के 32 बिट और 64 बिट के CPUs को बनाया गया है। अब विंडोज के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे के सारे x86 के लिए लिखे गए हैं। विंडो के लिए आपको पता है कितने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इतने सारे सॉफ्टवेयर्स को ट्रांसलेट करना ARM बेस्ड आर्किटेक्चर के लिए ये चीज फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। और जितनी भी ये रियल टाइम ट्रांसलेशन होती है या फिर जो अलग अलग लोगों ने ट्रांसलेशन करी है, अलग अलग एप्स बनाए हैं, तो वो चीज उतने अच्छे से काम नहीं करती क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज से पहले ऐसा करके देखा नहीं गया। क्वालकॉम ने अपना सबसे पहला जो SQ1 नाम का प्रोसेसर बनाया था लैपटॉप्स के लिए, वो मार्केट में लेकर आए थे वो, लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो चिप अच्छे से काम नहीं कर पाई। वहां पर बहुत सारे लोगों को अलग अलग क्रैशेस देखने को मिले, उनके जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं वो तो चल ही नहीं पा रहे थे, बाकी जो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हैं बहुत सारे ऐसे वो तो डायरेक्ट ही मना कर दे रहे थे कि भाई x86 वाला हमें लेकर आओ तभी हम चलेंगे वरना हम नहीं चलेंगे। तो ARM बेस पर जो ARM आर्किटेक्चर है उस पर जो सॉफ्टवेयर्स लिखे गए हैं विंडोज के लिए वो बहुत ही ज्यादा कम है, और अगर उनका ट्रांसलेशन भी किया जाता है तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। इसीलिए क्वालकॉम अभी तक लैपटॉप मार्केट में नहीं आ पाया है। और रही बात एप्पल की, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनका जो सारा है सिस्टम है वो इन हाउस सिस्टम है, CPU वो खुद बना रहे हैं, उसके ऊपर जो कोडिंग कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि x86 वाले जो macOS के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जब ये ARM बेस्ड मैकबुक्स आ जाएंगे तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर 100% सॉफ्टवेयर इस पे चलने लगेंगे, नहीं। इसीलिए एप्पल ने क्या कहा है कि वो 2 साल का टाइम चाहिए उसको इस ट्रांसलेशन के लिए। अब उसने 2 साल इसलिए नहीं मांगे कि वो सारे के सारे अपने इंटेल वाले हटा देगा, मतलब ये भी एक रीज़न है, लेकिन वो चीज़ के लिए 2 साल नहीं चाहिए, उसको 2 साल चाहिए कि वो जितने भी डेवलपर्स हैं उनको प्रॉपर टाइम दे सके, खुद को प्रॉपर टाइम दे सके कि जितनी भी वो चीज़ें बना रहा है जो ARM बेस्ड होंगी, जो ARM के आर्किटेक्चर पर होंगी। तो अभी तक जो macOS यूज़ करता था इंटेल का ही CPU यूज़ करता था, तो इसी वजह से इसके भी सारे सॉफ्टवेयर जो हैं x86 पर ही लिखे गए हैं। लेकिन अब macOS को भी तो इसे चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो ARM CPU पर आ गया है, उसके जो CPUs हैं वो भी तो ARM वाले आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, ना कि x86 पर। तो इसी वजह से उसने 2 साल का टाइम मांगा है कि 2 साल के अंदर हम पूरा कंप्लीटली ARM बेस्ड CPUs पर शिफ्ट हो जाएंगे और मैकबुक के अंदर जितने भी ऐप्स हैं
सारी की सारी 100% कंपैटिबल होंगी आपके आर्म बेस्ड सीपीयूज पर। तो इसी चीज को देखते हुए इंटेल और AMD भी अपने अपने हाइब्रिड सीपीयूज पर काम कर रहे हैं। इंटेल ने तो एक्चुअली निकाल भी दिया है, जो सैमसंग का नया वाला गैलेक्सी S आया है ना, गैलेक्सी बुक S, तो उसके अंदर इंटेल का ही एक हाइब्रिड सीपीयू लगा हुआ है जिसमें अलग अलग कोर्स हैं, हाई पावर कोर्स, लो पावर कोर्स। तो इसी वजह से उसकी जो बैटरी क्लेम करी जा रही है वो 17 घंटे के आसपास की क्लेम करी जा रही है। तो इसका एडवांटेज मैंने आपको बता ही दिया है कि जब इंटेल या फिर AMD अपने अपने जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थोड़े से उसमें से कम कर देंगे, मतलब थोड़ी बहुत लिमिटेशन कर देंगे ना उसकी प्रोग्रामिंग के लिए, तो इस हिसाब से जो डेवलपर है उसको काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा इनिशियली, लेकिन जो सॉफ्टवेयर निकल कर आएगा वो इंटेल के या फिर AMD के विंडो के लिए जितने भी सारे प्रोसेसर्स हैं उन सब के लिए वो चीज़ ऑप्टिमाइज हो चुकी होगी। अब इसका फ्यूचर क्या है वो तो हमें जब सारे के सारे सीपीयूज और भी ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे और बाकी जो डेवलपर्स हैं वो भी और अच्छे से इसके लिए ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, तब हमें इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो गैलेक्सी बुक S है उसका भी परफॉर्मेंस पहले वाले से तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी भी वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिड सीपीयूज क्या हैं, मोबाइल प्रोसेसर्स को अभी क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा सकता लैपटॉप्स में, खासकर विंडोज वाले में, और कैसे एप्पल शिफ्ट होगा इंटेल से अपने सीपीयूज पर विदाउट सॉफ्टवेयर्स के किसी भी तरह के दिक्कत हुए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।